वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का। हम हिंदी का पेपर कर रहे थे एंड हम आज की इस वीडियो में सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक और पेपर डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक उस फर्स्ट पेपर को देखा नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है हिंदी इलेक्टिव के लिए। हिंदी दो टाइप की होती है, एक इलेक्टिव और एक कोर होता है। तो ये आपका इलेक्टिव का पेपर है क्लास 11 का। पैटर्न आप सभी को पता होगा, 3 घंटे आपके पास रहते हैं पेपर करने के लिए। 80 नंबर का आपका ये पेपर होता है। सामान्य निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन जो भी दिए गए पेपर के लिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। आप सभी को पता ही होगा, जैसे सेक्शन ए, दो सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड होगा। जिसके अंदर जो सेक्शन ए यानी खंड अ होगा, इसके अंदर आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आपके सेक्शन ए के अंदर होंगे। एंड वही सेक्शन बी यानी खंड ब, उसके अंदर आपका जो है वर्णनात्मक क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन ए होगा उसके अंदर 6 क्वेश्चन एंड जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपका 8 क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 क्वेश्चन इसमें, और पेपर के अंदर टोटल 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंस्ट्रक्शन है जो आपको पहले से पता होंगे, नहीं पता तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि नए बच्चे भी आते हैं उनको बताना जरूरी होता है। यहाँ से आपका खंड अ जो है स्टार्ट हो जाता है एंड पहला ही क्वेश्चन आता है आपका अपठित गद्यांश को लेकर पहला क्वेश्चन। ये आपका गद्यांश दिया रहेगा एंड इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको क्या है कि गद्यांश कभी भी पढ़ना नहीं है शुरुआत में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आने हैं। इससे आपका टाइम बहुत बचता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है पैसेज का, कायर और कमजोर व्यक्ति का कौन सा कार्य उपहास का कारण बन जाता है। उपहास का मतलब है कि एक तरह से हंसी का कारण जो है बन जाता है। कायर और कमजोर व्यक्ति का ऐसा कौन सा कार्य है। तो एक बार हम इसमें देखते हैं गद्यांश में इसका हमें आंसर मिलता है कि नहीं। जब कोई वीर पुरुष किसी को क्षमा करता है तो वह सुनने और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई कायर और कमजोर व्यक्ति किसी को क्षमा करने की बात करता है तो यह उपहास की बात हो जाती है। यानी किसी को क्षमा करने की बात की गई है इसमें। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कमजोर हो और कायर हो, वो किसी को क्षमा करने की बात करे तो वो उपहास का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, दूसरों का उपहास करना, ख दिया हुआ है दूसरों की सेवा करना, ग दिया हुआ है किसी को क्षमा करना या काला करना। राइट आंसर आपका आ जाएगा उपहास का कारण कब बनता है, जब वो किसी को क्षमा करे। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, क्षमा हमारे जीवन का अलंकार जो है कब बनती है। यहाँ पे बोला गया है क्षमा हमारे जीवन का अलंकार कब बनती है, जब हम किसी को क्षमा करते हैं। बलवान विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना, जब हम बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं, या जब हम पूरी तरह कमजोर हो। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड अगर हम इसके आंसर्स की बात करें, अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे पैसेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, हम बलशाली और विद्वान हैं तो यही क्षमा हमारे जीवन का अलंकार बन जाती है। तो अगर हम देखें इसके ऑप्शंस को, ऑप्शन जो है हमारा बलवान विद्वान और प्रबुद्ध होने पर भी दूसरों को क्षमा करना, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन था इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ आए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षक की गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है। कोई भी शिक्षक होता है तो उसकी गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है, जब वह छात्रों को दंड देता है, जब वह अपने आप काम को जो है नौकरी समझता है, जब वह छात्रों की भूलों को जो है क्षमा कर देता है, वह छात्रों की बात को अनसुनी कर देता है। तो हम बिना पैसेज पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हैं कि शिक्षक जो होता है, टीचर होता है, उसकी गरिमा और मर्यादा कब बढ़ती है, जब वह छात्रों की भूलों को क्षमा कर दे। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। बाकी हम इसमें पैसेज की तरफ जाएंगे एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा पैसेज में से ही देख के करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि शिक्षक उन भूलों को क्षमा कर देते हैं तो यहाँ शिक्षक की गरिमा बढ़ती है, मर्यादा बढ़ती है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन ग यही सही हो जाएगा। आगे की तरफ आते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा गया है। क्योंकि यह सभी का हित चाहता है, क्योंकि उसके सामने हितकारी कोई नहीं है, क्योंकि वह केवल अपना हित करता है, या क्योंकि वह हमेशा अपना नुकसान करने को तत्पर रहता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। मनुष्य को आत्मघाती जो है जीव क्यों कहा जाता है, ये पूछा गया है। एंड अगर हम इस पैसेज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं इसका आंसर। अ, पूछा गया आपका क्वेश्चन है, मनुष्य को आत्मघाती जीव क्यों कहा गया है। एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इस संसार में मनुष्य ही
एकमात्र ऐसा प्राणी है जो केवल अपना ही नुकसान करने के पीछे पड़ा रहता है। इसके सिवाय संसार में कोई दूसरा जीव नहीं है जो अपना नुकसान स्वयं करने की ताक में लगा रहता हो। हम जो भूल करते चले आ रहे हैं उससे हमारे शरीर का क्षय होता है, यानी नुकसान होता है, हमारा ही शरीर टूटता है, विकृत होता है, फिर भी मनुष्य गलती पर गलती करते चले जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मनुष्य के समान कोई दूसरा आत्मघाती जीव इस संसार में मिलना मुश्किल है। तो मनुष्य के समान जो है यहाँ पे बताया गया है, मनुष्य अपना ही जो है नुकसान करने के लिए तत्पर रहता है। ऑप्शन अगर देखिए हम इसके आंसर्स को, तो ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, गरिमा शब्द का विश्लेषण है। गौरव, लागिमा, गरिमा में या गरिमा वाला। अगर हम देखें गरिमा शब्द जिसका अगर यहाँ पे विश्लेषण पूछा गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग गरिमा में। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आए तो छठा क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षक कब जो है क्षमाशील नहीं होता है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, जब वे बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देते हैं, यह बच्चों की गलती पर उन्हें सजा नहीं देते हैं, यह अपनी मर्यादा को बढ़ाता है, वह बच्चों को पढ़ाता है। शिक्षक कब जो है समाजशील नहीं होता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखिए एक बार गद्यांश में जाके जो दिया गया आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते। ऐसा करना हमारी भूल होगी। क्या? उन्हें पीटा जाए, यहाँ पे बताया गया जैसे यदि बच्चों को उनकी किसी प्रकार की छोटी-मोटी भूलों के लिए के लिए यहाँ पे सजा आएगा, ठीक है? सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डाँट फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक कब क्षमाशील नहीं होता, तो कब यह बच्चों की गलती पर उन्हें सजा नहीं देता है, ठीक है? जब वह बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देता है, यह अपनी मर्यादा को बढ़ाता है, यह बच्चों को पढ़ाता है। कब जो है क्षमाशील नहीं होता है, यहाँ पे पूछा गया है, तो वह बच्चों की ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर को अगर हम देखें, ऑप्शन जो ख है, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है। शिक्षक कब क्षमाशील नहीं होता? क्षमाशील यानी क्षमा करने लायक नहीं होता है। अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक बार चलते हैं दोबारा से। अ, यदि बच्चों को उनकी किसी प्रकार की छोटी-मोटी भूलों के लिए सजा दी जाए, उन्हें पीटा जाए, डाँटा-फटकारा जाए, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, तो उस व्यक्ति या शिक्षक को हम क्षमाशील नहीं कह सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कब की बात हो रही है? शिक्षक कब क्षमाशील नहीं होता है, तो जब वह बच्चों की गलती पर उन्हें सजा देता है, ये बच्चों की गलती पर उन्हें सजा नहीं देता। ऑप्शन ख मुझे इसका राइट आंसर लग रहा है। बाकी एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा। ऑप्शन ख ही सही होगा। 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बच्चों का क्या काम होता है? काम करना, भूल करना, खेलना, पढ़ना। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड बच्चों के काम को लेकर बोला गया है, उनका काम क्या होता है? पैसेज के अकॉर्डिंग हम बताएँगे, तो यहाँ पे पैसेज में चलते हैं हम। बच्चों का क्या काम होता है इसमें हमें मिल जाए तो? इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है, शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का काम होता है भूल करना। तो ये राइट आंसर अगर हम देखें ऑप्शन जो आपके दिए गए हैं एंड इसमें ऐसे आप बोल सकते हैं बिना पैसेज को पढ़े कि बच्चों का काम क्या होता है पढ़ना। लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ऑप्शन ख इसका राइट आंसर होगा, भूल करना। 8वें क्वेश्चन की तरफ आएँगे। 8वां क्वेश्चन है, प्रबुद्ध शब्द में जो है प्रयुक्त उपसर्ग जो है क्या है? आपको बताना है। बुद्ध है, प्र है, प्रभु है या दद्ध है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके राइट आंसर की बात करें हम, तो यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, तो उपसर्ग आपका ये हो जाएगा प्र। ऑप्शन ख ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ आएँगे, क्वेश्चन नंबर 9वां है, सर्वाधिक जो है उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे कथन और कारण दिए हुए हैं, जैसे कथन दिया हुआ है, मनुष्य के सामान कोई दूसरा आत्मघाती जीव इस संसार में मिलना मुश्किल है, ठीक है। कारण देखिए, इस संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपना ही नुकसान करने के पीछे पड़ा रहता है। अगर हम देखें तो ये बात सही है एंड यहाँ पे अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, तो कथन और कारण दोनों सही है। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शंस को हम, तो ये 4th वाला इसका राइट आंसर होगा। कथन, ए और कारण दोनों सही है। ठीक है? ये आपका हो जाएगा 9वें का। 10वीं की तरफ आएँगे।
गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? तो ये आपने जो गद्यांश देखा, इसमें आप देखेंगे तो बच्चों के जो भूलना है या उनके उस तरह से बात की गई है कि बच्चे किस प्रकार भूल जाते हैं, ठीक है? उनकी कमजोरियों की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम शीर्षक की बात करें तो उचित शीर्षक क्या होगा? ये वैसे ही ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। इसका राइट आंसर जो है क्षमा जीवन का अलंकार, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर टोटल 10 एमसीक्यू क्वेश्चन थे आपके। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कुछ इसी तरह से आपको भी एग्जाम्स में करने हैं। आगे हम आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा है आपसे पूछा गया वो है पठित पद्यांश के ऊपर, कुछ पोएम्स आप कह लें या कविता कह लें, पद्यांश चाहिए आपका। इससे रिलेटेड भी आपसे ही एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको पढ़े, मत काटो तुम ये पेड़ है ये लज्जा वसन, इस माँ वसुंधरा के इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे, बोलो फिर किसकी गोद में सिर छुपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे फिर फल कहाँ मिलेगा, सस्ते श्यामलता को सींचने वाला जल, रेगिस्तानों में तब्दील हो जाएंगे खेत, बरसेंगे कहाँ से, उमड़ अ, उमड़ घुमड़ कर बादल, थके हुए मुसाफिर पाएंगे कहाँ श्रम हरी छाया। यहाँ पे पेड़ों की बात की गई है। अगर हम इसको पढ़ें तो पेड़ों के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पूछा गया पहला, लज्जा वसन क्या होता है? लज्जा के वस्त्र, तन ढकने के वस्त्र, पृथ्वी के वस्त्र या इनमें से कोई नहीं। लज्जा वसन का मतलब क्या होता है पूछा गया है। एंड अगर हम देखें लज्जा वसन, इसमें आप देखेंगे लज्जा वसन, मत काटो तुम ये पेड़, ये लज्जा वसन यानी लज्जा वसन जो है वो है तन ढकने के वस्त्र जो है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है? छाया, फल, हवा या उपरोक्त सभी। तो हम सभी को पता है ऑप्शन घ, पेड़ों से हमें ये सारी चीजें ही मिलती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अशोक कौन था? यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने ये पढ़ी, इसके अंदर अशोक के बारे में भी बात की गई है। अगर आप देखोगे सॉरी, ये रहा यहाँ पर, इस संहार के बाद अशोक की तरह सचमुच तुम बहुत पछताओगे। अशोक की बात की गई है। एंड यहाँ पे देखिए अगर हम, अशोक कौन था? एक पेड़ था, एक राजा, एक सन्यासी या इनमें से कोई नहीं। अशोक आप सभी जानते होंगे। तीसरे का जो राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, एक राजा हुआ करता था। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अशोक की तरह भी आप तुम पछताओगे। अशोक ने किया क्या था? उसने शुरुआत में जो है बहुत सारे कत्ल, आप एक तरह से कह सकते हैं, मतलब युद्ध बहुत हुए थे। फिर उससे वो परेशान होकर फिर उसने सब कुछ त्यागा था। तो अशोक की तरह तुम भी एक दिन पछताओगे, यही कहने का मतलब है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आएंगे। श्रम हरि का अर्थ है श्रम को हरने वाला, श्रम को जीतने वाला, थकान दूर करने वाला, इनमें से कोई नहीं। यह है श्रम हरि का अर्थ क्या है? श्रम को हराने वाला, श्रम को जीतने वाला, थकान दूर करने वाला, या इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ों के बारे में बात की जाती है कि श्रम हरि है ये। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें हम, तो ये क्या है? पेड़ के नीचे जब हम बैठते हैं छायों में, तो थकान दूर करने वाला इसका श्रम हरि यानी हमारे जो श्रम है उसको हर लेता है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पांचवा है बिना पेड़ों के धरती कैसे होगी? अगर पेड़ नहीं होंगे तो धरती कैसे होगी? ऊसर, बंजर, रेगिस्तान या उपरोक्त सभी। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, तो ये आपका उपरोक्त सभी इस तरह से ही होगी। ऑप्शन घ इसका सही हो जाएगा। ऊसर भी होगा, बंजर भी होगा, रेगिस्तान भी होगा। अगर पेड़ नहीं होंगे तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। छठे क्वेश्चन की तरफ आए। छठा क्वेश्चन पूछा गया, कवि के अनुसार हम किसकी गोद में सिर रखकर विश्राम करते हैं? माँ की गोद में, पृथ्वी की गोद में, पेड़ों की छाया में, उपरोक्त सभी। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, यहाँ पे पूछा गया आपसे कि हम जो है कवि के अनुसार, जब कवि ने जो पंक्तियां लिखी है उसके अनुसार आपको बताना है कि हम किसकी गोद में जो है सर रखकर जो है सोते हैं। ठीक है, विश्राम करते हैं, सोते हैं, आप क्या, एंड इस पंक्तियों के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे बोलो फिर किसकी गोद में सिर छुपाओगे, शीतल छाया फिर कहाँ से पाओगे। यहाँ पे पेड़ों की बात हो रही है एंड हमें कवि के अकॉर्डिंग बताना है। तो कवि क्या है इसमें बता रहा है? पेड़ों की छाया में। ऑप्शन जो ग है वो इसका राइट आंसर जो है छठे का हो जाएगा। छठे का आपका ग हो जाएगा। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवि सस्य श्यामलता किसे कह रहा है? सस्य श्यामलता किसे कह रहा है? पेड़ों को, खेतों को, वसुधा को, या उपरोक्त सभी। अगर हम देखें इसमें किसको कह रहा है, एक बार चलते हैं पंक्तियों में एंड देखते हैं सस्य श्यामलता के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कहाँ से पाओगे फिर फल, कहाँ से मिलेगा सस्य श्यामलता को सींचने वाला जल। ठीक है,
एंड सत्य श्यामलता को सींचने वाला जल। अब इसके ऑप्शंस को देखिए हम एक बार, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका वसुधा को, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। 8वें को देखें, मुसाफिर का क्या अर्थ है? घूमने वाला, यात्री, श्रम करने वाला या थका हुआ। अगर हम देखें मुसाफिर कौन होता है? यात्री, यात्रा, ट्रैवलर को हम मुसाफिर बोलते हैं। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एंड ये 8 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 10 और 8 18 नंबर का जो है आपका 2 क्वेश्चन रहेगा शुरुआत के। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इन क्वेश्चनों को, एंड इसी तरह से आपको ये करना पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आपके। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो किताब है उससे पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में किसके द्वारा कूटवाचन अथवा डिकोडिंग की जाती है? तो ये मैंने क्वेश्चन आपसे पहले भी डिस्कस किया था। कूटवाचन मतलब और डिकोडिंग का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। डिकोडिंग या कूटवाचन ऐसे वर्ड होते हैं जिनकी कोई एक अर्थ नहीं होता है, एंड जो इसको प्राप्त करने वाला होता है, जो इसको लेता है, वो उसको अर्थ देता है। जैसे संचारक, वक्ता, प्राप्तकर्ता या उपरोक्त, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। तो संचार प्रक्रिया में किसके द्वारा कूटवाचन अथवा डिकोडिंग की जाती है? वो है प्राप्तकर्ता के द्वारा। इनके द्वारा ही कूटवाचन यानी डिकोडिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक किसी चीज का अर्थ नहीं है, वो इनको अर्थ देते हैं। तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए। दूसरा क्वेश्चन है, जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते, ऐसी स्थिति प्रकार के संचार उदाहरण है। यानी ऐसी स्थिति किस प्रकार के, यहाँ पे किस भी आएगा, किस प्रकार के जो है संचार का उदाहरण है? अंतर व्यक्तित्व, जन संचार, समूह संचार या अंतर व्यक्तित्व संचार। तो जब दो व्यक्ति आपस में जैसे आमने सामने बात करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? वो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन घ अंतर व्यक्तित्व संचार, ये हो जाएगा। जब आप अपने दोस्तों से, एक दोस्त यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, और आपस में आप जब बातचीत करते हैं, तो ऐसी स्थिति को अंतर व्यक्तित्व संचार की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आए। तीसरा क्वेश्चन है, बाहर से खबरें लाने का काम कौन करता है? संपादक, संवाददाता, सह संपादक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करें, ये दिया हुआ है क्वेश्चन की बाहर से खबरें, जैसे आप देखेंगे जो खबरें छपती है अखबार में हो जाए या चाहे न्यूज पे आती है, तो वो थोड़ी नहीं वो खुद जाकर लेते हैं, नहीं, उनको कोई देता है लाकर। तो बाहर से खबरें लाने का काम कौन करता है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, एंड इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संवाददाता। ऑप्शन था तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। संवाददाता जो है, जो भी न्यूज रहते हैं उनको लाकर देते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें, संवाददाता निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र निकाला था? तो उदंड जो है माद्रंड, जेम्स ऑगस्टस हिसी हिकी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल या रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से किसने हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र निकाला था? आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। एंड अगर हम देखें, ये इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। हिंदी का जो सबसे पहला साप्ताहिक पत्र निकाला था वो था पंडित जुगल किशोर शुक्ल। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ आए। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, अंकुर या राजा रामचंद्र। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आप सभी को पता होगा, राजा हरिश्चंद्र जो है पहली मूक फिल्म थी। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो है अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू के, जो इस तरह से आपको करने होंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ जो है वो है पाठ्य पुस्तक, जो आपका अंतरा भाग 1 है। अब उससे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ये आपका दिया हुआ है काव्यांश, एंड काव्यांश से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो इस काव्यांश को आप देख रहे हैं, जैसे साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी, रंग रीज को माच्यो, भूल्यो कहाँ भटकयो घट को घट, बुढ़िबे को काहू कर्म न बाच्यो, भेष न सूझ्यो कहियो समझयो, न बतायो सुन्यो न कहा रुचि राच्यो, देव तहाँ निबरे नट की बिगड़ी मति को सगरी निसी नाच्यो। तो इस तरह से आपका जो है काव्यांश दिया हुआ है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पूछा गया है, कवि के अनुसार राज्य का राजा कैसा था? तो यहाँ पे प्रजा को प्रेम करने वाला, प्रजा की देखभाल करने वाला, प्रजा से नफरत करने वाला या प्रजा में रुचि ना रखने वाला। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर देखेंगे, तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें आप कर पाएंगे, जो जिसमें बताया जाता है कि क्या है, प्रजा में ये रुचि नहीं रखता है। तो कवि के अनुसार जो है बताया गया है, राजा, राज्य का राजा कैसा था, तो प्रजा में वो क्या है, रुचि नहीं रखता था। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन घ आ जाएगा।
आगे की तरफ आए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कवि के अनुसार जो है उस राज्य के लोग पूछा गया है कैसे थे। कर्तव्य यहाँ पे पूछा गया है कवि के अनुसार उस राज्य के लोग कैसे थे। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, कर्तव्य से विमुख या बुद्धिमान। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड यहाँ पे देखिए हम राइट आंसर जो है वो थे कर्तव्य से विमुख। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चले। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कवि के अनुसार राज्य का मंत्री कैसा था। अंधा था, बहरा था, प्रजा से प्रेम करने वाला था, प्रजा की समस्या न देखने वाला था। तो कवि के अनुसार अगर हम देखें वो जो था राज्य का मंत्री जो था वो कैसा था। तो वो प्रजा की जो भी समस्या होती थी उसको देखा नहीं करता था। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि के अनुसार उस राज्य में क्या क्या बिगड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे राजा, मंत्री, प्रजा या समूचा राज्य। कवि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पूरा राज्य जो है वो बिगड़ा हुआ था। ऑप्शन घ इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आए पांचवा क्वेश्चन है कवि जिस राज्य की बात कर रहा है वह है प्रजा के लिए सर्वोत्तम, राजा के लिए श्रेष्ठ, प्रजा के लिए खराब या सबके लिए बिगड़ा हुआ। अगर हम देखें ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका सबके लिए बिगड़ा हुआ राज्य है ये। ऑप्शन जो है इसका भी घ हो जाएगा। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपकी किताब जो है अंतरा भाग 1 उसी से पूछा जाएगा बट ये आपका काव्यांश से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। आगे हम आते हैं अब दिया रहेगा आपका गद्यांश। एंड गद्यांश से रिलेटेड भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपका पूरा गद्यांश है। आप इन्हें पढ़े ना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए। पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है प्राचीन समय में शिक्षा के प्रसार का जिम्मा किस पर था। अगर हम देखें पहले के समय में बात हो रही है कि शिक्षा प्राचीन समय में शिक्षा का जो प्रसार है उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप इस पढ़े होंगे इस चैप्टर को। एंड इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी आपको हिंट मिल जाए, आंसर्स भी मिल जाए। बाकी मैं आपको राइट आंसर्स बता देता हूँ। प्राचीन समय में जो शिक्षा था उसका प्रसार का जिम्मा जो था वो था राजा और ब्राह्मणों पर, ऋषि मुनियों पर, माता पिता पर या घर के बुजुर्गों पर। वो था राजा और ब्राह्मणों पर। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है भारतवर्ष में हमारे पूर्वजों पूर्वजों ने ग्रहों की गति को किससे देखा व समझा। भारतवर्ष में हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने ग्रहों की गति को किससे देखा व समझा। बांस की बनी दूरबीन से, किताबी गणना और महंगे यंत्रों से, प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेष उपकरणों से या पंडित के चमत्कारों से। आप इसको देखेंगे जो आपका गद्यांश दिया हुआ है एंड इसके अंदर भी आपको जो है आंसर्स मिल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि वैध करके उनकी गति लिखी है। तो ये आप देखेंगे इसके बारे में बताया हुआ है। आगे की तरफ आएंगे हम ठीक है। अब मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ इसका। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। मैं आंसर्स बता देता हूँ इसका। दूसरे का जो आंसर होगा आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा बांस की बनी जो है दूरबीन से। ठीक है। ऑप्शन जो का है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका। पूछा गया लेखक के अनुसार लेखक के अनुसार भारतीयों की सबसे बड़ी समस्या क्या है। परिश्रम है, अहंकार है, निकम्मापन है या चापलूसी है। तो लेखक ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारतीयों की यानी भारत में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी जो है समस्या क्या है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका निकम्मापन आ जाएगा। थर्ड का जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन का निकम्मापन। चुंगी की कतवार का अर्थ है। चुंगी की कतवार का क्या मीनिंग है जो है म्यूनिसिपैलिटी का कचरा। ठीक है। नाव चलाने का चप्पू, सरकार द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स या कपड़ों का की कतरन। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड जो है म्यूनिसिपैलिटी का जो कचरा होता है उसको कहा गया है चुंगी की कटवार। इसकी मीनिंग है। पांचवे की तरफ आएंगे बौद्धारो मत मत्सरग्रस्ता प्रवाह जो है समय दूसरा का अर्थ है। यहाँ पे अर्थ पूछा गया जानकर ईर्ष्यालु हो चुके हैं, प्रभावशील लोग घमंडी हो चुके हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी नशे में चूर है। ये आपके दिए हुए एंड विकल्प दिया हुआ है आपका। अगर हम देखें इसके राइट आंसर को, इसका राइट आंसर आपका निकल कर आ जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन जो अगर हम देखें यहाँ पे थर्ड वाला जो है ठीक है ये वाला थर्ड नीचे जाना था। थोड़ी टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गई इसके अंदर। थर्ड वाला जो है आपका दिया हुआ है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ही सही होगा। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जानकर ईर्ष्यालु हो चुके हैं, प्रभावशाली लोग घमंडी हो चुके हैं। इसमें इसका राइट आंसर होगा। एंड ये वाला भी आपका खत्म हो जाता है। गद्यांश दिया हुआ था इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हम आते हैं अब पूरक पाठ्य पुस्तक जो आपका अंतराल भाग 1 है उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे।
तो आइए इसको देख लेते हैं हम। ये है आपका छठा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसका, छठे का पहला है, हुसैन की कहानी अपनी जवानी जो पाठ है वो किसकी आत्मकथा है? मकबूल फिदा हुसैन की, मोहन राकेश की, शरद चंद्र की या विष्णु प्रभाकर की? अगर हम देखें इसका राइट आंसर मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन की कहानी अपनी जवानी पाठ जो है वो मकबूल फिदा हुसैन की जो है आत्मकथा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हुसैन किसकी जो है मृत्यु के बाद कमरे में बंद रहने लगा था? दादी की मृत्यु के बाद, नानी की मृत्यु के बाद, दादा की मृत्यु के बाद या मित्र की मृत्यु के बाद? तो आप सभी जानते होंगे एंड ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दादा उसके जो है इसका वैसे राइट आंसर आएगा दादा की मृत्यु के बाद, ठीक है। एंड दादा की मृत्यु के बाद वो किस तरह जो है दादा के कमरे में अकेले रहने लग जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, ये बड़े क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आएंगे। किस फिल्म का पोस्टर देखकर मकबूल को ऑयल पेंटिंग जो है बनाने का विचार आया था? लोहागढ़, सिंहगढ़, बहादुरगढ़ या लोहे की दीवार? ये आपके सामने ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा फिल्म जो है देखकर, तो ये आ जाएगा सिंहगढ़ की जो ये फिल्म का नाम था सिंहगढ़, ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा। इसी को देखकर जो है ऑयल पेंटिंग का जो है इनके मन में विचार आया था बनाने का। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए। आवारा मसीहा आत्मकथा के लेखक कौन है? जो आवारा मसीहा जो पाठ है आपका उसके लेखक के बारे में पूछा गया, कौन है इसके लेखक? अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन खा विष्णु प्रभाकर इसके राइटर है, लेखक है, ऑप्शन खा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, नाना के परिवार की आर्थिक हालात खराब होने पर परिवार को लौटकर कहाँ वापस जाना पड़ा था? कलकत्ता, बिलासपुर, देवानंद अ, देवानंदपुर या रायपुर? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड इसके राइट आंसर हम देखें तो जब स्थिति अच्छी नहीं थी, नाना के परिवार की आर्थिक हालत खराब हो गई थी, तो परिवार को लौटकर जो है देवानंदपुर, ऑप्शन ग यहाँ पे जाना पड़ा था, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ हम आते हैं अगले क्वेश्चन छठे की तरफ। जिस समय शरद के छोटे नाना मणि को मार रहे थे उस समय शरद कहाँ जाकर जो है छिप गया था? तपोवन में, गोदाम में, पास के टूटे फूटे महल में या गंगा के किनारे? ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए एंड ये जाकर जो कहाँ छुप गए थे? गोदाम में, ऑप्शन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, मकबूल की जन्मजात कला का परिचय कहाँ मिलता है हमें? तो गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाकर, जब कक्षा में हूबहू चिड़िया बना दी, जब वे बेंद्रे साहब से मिले या जब पिता ने ऑयल कलर दिलाए उन्हें? तो यहाँ पे अगर हम देखें, जब वह कक्षा में हूबहू चिड़िया का जो चित्र है वो बना देते हैं, तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पहला परिचय क्योंकि बोला गया, ये याद रखना है, मकबूल की जन्मजात का कला का पहला परिचय, ठीक है। वैसे तो इन्होंने गांधी जी का पोर्ट्रेट भी बनाया था बट इन्होंने पहला परिचय पूछा है, तो ऑप्शन का निकल कर आ जाएगा। तो ये इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन ए होगा आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप यहाँ तक जरूर समझ गए होंगे एंड सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। इसके अंदर टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन थे एंड 40 नंबर का ही आपका सेक्शन ए रहेगा। आई होप कि यहाँ तक जरूर आप समझ गए होंगे एंड सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया है। यही रहने देते पार्ट 1 को, सेकंड पेपर का जो हमने पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 2 भी आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, मैं जल्दी उसको भी प्रोवाइड करवा दूँ। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा, अगर आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।